आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे। आज हम देखेंगे हर प्लैनेट। आपने बहुत जगह देखा होगा, उच्च का है, नीच का है। ये प्लैनेट उच्च का है, नीच का है। ओके, तो वो आज हम देखेंगे, उच्च का प्लैनेट और नीच का प्लैनेट, वो चीज हम देखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो उच्च और नीच का हम देखें, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हर राशि का एक स्वामी होता है। ओके, हर राशि का एक स्वामी होता है। तो आपको यहाँ मैं देख लेते। ओके, हर राशि का स्वामी बता देता हूँ। पहली जो राशि है मेष राशि, उसका स्वामी मंगल है। वृषभ राशि है, उसका स्वामी शुक्र है। मिथुन राशि है, उसका बुध है। कर्क राशि है, उसका स्वामी चंद्र है। सिंह राशि है, उसका स्वामी लियो है। कन्या राशि है, उसका स्वामी बुध है। तुला राशि है, उसका स्वामी शुक्र है। वृश्चिक राशि है, उसका स्वामी मंगल है। धनु राशि है, उसका स्वामी गुरु है। मकर राशि है, उसका स्वामी शनि है। कुंभ राशि है, उसका स्वामी शनि है। मीन राशि है, उसका स्वामी
गुरु है। ओके, मतलब कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट अपनी ही राशि में चला जाए, ओके, तो फिर वो प्लैनेट है वो अच्छा रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि किसी का गुरु है वो मीन राशि में है, तो गुरु है वो मीन राशि का स्वामी है। ओके, और गुरु तो उसके लिए उसकी कुंडली में मीन गुरु है वो अच्छा रिजल्ट देगा क्योंकि वो अपनी ही राशि में है, अपनी ही। ओके, तो कोई भी प्लैनेट है वो जब अपनी ही राशि में जाए या अपनी उच्च राशि में जाए, अब हम देखेंगे कि हर प्लैनेट की उच्च राशि कौन सी है और नीच राशि कौन सी है। तो कोई भी प्लैनेट अगर अपनी राशि में जाए या अपनी उच्च राशि में जाए तो वो प्लैनेट है वो अच्छा रिजल्ट देता है। ओके, सबसे बुरा रिजल्ट कब देगा कोई भी प्लैनेट, वो अपने दुश्मन की राशि में जाएगा तब थोड़ा बुरा रिजल्ट देगा वो। बट उससे भी बुरा रिजल्ट कब देगा, जब कोई प्लैनेट है वो अपनी नीच राशि में जाएगा। ओके तो सबसे पहले देखते हैं कि उच्च राशि होना और नीच राशि होना है क्या। ओके तो उच्च राशि होना मतलब कोई भी प्लैनेट है वो ऐसी कोई राशि में चला जाता है जहां उसे बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, मान लो कि आप इस चीज को आप इस तरह से समझ सकते हो कि अपनी ही राशि में है मतलब वो अपने ही घर में है। जब हम अपने घर में होते हैं तो हमें कैसा अच्छा फील होता है। ओके, बट वो उच्च राशि में है मतलब कब। ओके, मान लो कि वो घूमने गया है। ओके, तो जब घूमने जाता है कोई आदमी तो उसे कितना अच्छा लगता है। पर मान लो कि कोई प्लैनेट है वो अपनी नीच राशि में चला गया, मतलब कि ऐसी कोई जगह चला गया जहां उसे पसंद नहीं है। मान लो कि जेल में चला गया, वो बीमार है तो उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया तो वो हॉस्पिटल में चला गया, मान लो ऐसी कंडीशन है वहाँ। ओके, नीच की राशि में है तो। ओके, इसीलिए सबसे बुरा रिजल्ट है वो जब नीच राशि में जाएगा तब देगा। ओके, वहाँ वो पूरी तरह से बेबस हो जाएगा, पूरी तरह से अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ओके, ऐसा कह सकते हैं कि आप जो कोई भी प्लैनेट है वो उच्च राशि में और अपनी राशि में 80% से ज्यादा रिजल्ट दे पाएगा, और जब नीच राशि में चला जाएगा तो 20% से उसका रिजल्ट है वो कम हो जाएगा, 20% से भी कम हो जाएगा। ओके तो उस पर्सन की लाइफ में वो प्लैनेट रिलेटेड चीजें है वो बहुत गलत होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि सूर्य ही नीच का हो गया तो सूर्य जो जो चीज हमें लाइफ में देता है वो फिर नहीं होगी। सूर्य है तो क्या है, ईगो देता है, बट क्या है हमारे पास एक्चुअली में जिसका रियलिटी में हमें जिसका ईगो करना चाहिए ऐसा ईगो देता है कि हमारे पास कुछ है उसकी वजह से हम ईगो कर रहे हैं। बट अगर सूर्य नीच का हो जाएगा तो फिर क्या है, वो उसके पास ईगो होगा लेकिन उसके पास कुछ ना होते हुए भी ईगो करेगा वो, उसके पास इतना ईगो होगा। ओके, बेवजह ईगो होगा उसके पास। तो हमें ऐसे पर्सन से हमें कितना बुरा लगता है, कोई जो बेवजह ईगो करता है वो ऐसे लोगों के आसपास हमें अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि हेल्थ हेल्थ देने वाला है सूर्य, हेल्थ का कारक है, तो वो लोग उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, बार बार हेल्थ बिगड़ती रहेगी। फिर सूर्य है वो हम्म, आंखों की रोशनी का कारक भी सूर्य है, तो ऐसे लोगों को जल्दी से चश्मा भी आ जाएगा। ओके, तो ये है। तो जो भी प्लेनेट नीच का होगा तो वो प्लेनेट रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं, ओके, वो फिर नहीं अच्छी होगी। ओके, उनको फिर उनको नेम फेम नहीं मिलेगा ओके तो अब बात करते हैं कि हर प्लैनेट है वो कहाँ। सूर्य है वो एरीज राशि में है। ओके, एरीज की राशि है उसके अंदर वो उच्च का होता है। मून है वो वृषभ राशि में उच्च का होता है। मंगल है वो कैप्रिकॉर्न में
मकर राशि में उच्च का होता है। मर्क्यूरी है वो अपनी ही राशि में उच्च का होता है। एक बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि में उच्च का होता है। ओके, अदरवाइज बाकी बाकी सारी जो राशियां है वो दूसरों की राशि में उच्च के होते हैं। जुपिटर है वो कैंसर में उच्च का होता है, वीनस है वो पाइसिस में, सैटर्न है वो लिब्रा में। अभी यहाँ देखो कि एक बात याद रखना कि जो प्लेनेट जहाँ उच्च का होता है ना, उसके एग्जैक्ट सामने वाली जो राशि है ना, वहां वो नीच का होगा। तो एरिस की एग्जैक्ट सामने वाली राशि है वो लिब्रा है। ओके, ये आपको मैं कैसे समझाऊं? ओके, अगर मान लो कि मैं एक आपको एक कुंडली दिखाता हूँ, तो वो कुंडली अगर मैं दिखाऊंगा आपको तो आपको समझ में आएगा। ओके, ये मान लो कि ये कुंडली है। ओके, तो आप देखो 12 नंबर की राशि है, तो उसके सामने एग्जैक्ट 6 नंबर की राशि है। तो जो भी प्लैनेट अगर 12 नंबर में कोई उच्च का हो रहा है, तो वही प्लैनेट है वो 6 नंबर की राशि में नीच का होगा। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सा प्लैनेट कहाँ उच्च का होता है और कहाँ नीच का होता है। ओके, देखो एक ऐसी कुंडली लेता हूँ जहाँ 1 नंबर से स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ देखो सूर्य यहाँ उच्च का होता है। तो नीच का कहाँ होता है? यहाँ होता है। ओके, एग्जैक्ट सामने नीच का होता है तुला राशि में। फिर शनि है वो शनि यहाँ उच्च का होता है 7 नंबर में, तो मेष राशि में नीच का होता है। नहीं सर, 7 नंबर की यानी राशि 7 नंबर या ग्रह 7 नंबर? नहीं, 7 नंबर की राशि तुला राशि में उच्च का होता है शनि। उसके बाद गुरु है, गुरु वो 4 नंबर की राशि में, मतलब के कर्क राशि में उच्च का होता है, और 10 नंबर की राशि मकर में नीच का होता है। अच्छा, उसके बाद मंगल है वो यहाँ उच्च का होता है, 10 नंबर की मकर राशि में उच्च का होता है, लेकिन उसकी सामने वाली यहाँ नीच का होता है। कर्क राशि में नीच का होता है। हाँ, उसके बाद शुक्र है, शुक्र वो 12 नंबर की राशि में पाइसिस में उच्च का होता है, बस यहाँ नीच का होता है। कन्या 12 राशि, नंबर की कन्या स्पाइसिस मींस कौन सी राशि में? मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या में नीच का होता है। ओके, बुध है वो यहाँ अपनी ही राशि में उच्च का होता है और पाइसिस में नीच का होता है। बुध यानी कन्या राशि। हाँ, बुध अपनी बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो अपनी ही राशि में उच्च का होता है। बाकी बाकी सारे प्लैनेट है वो दूसरों की राशि में उच्च के होते हैं, बट बुध है वो अपनी ही राशि में उच्च का होता है। क्योंकि मतलब कि बुध ऐसा प्लैनेट है कि जिसको किसी की राशि में और किसी की राशि में मजा आता ही नहीं है, अपने ही घर में मजा आता है, ऐसा कह सकते हो आप। ओके, ओके, अभी उसके बाद अभी कौन सा प्लैनेट हमारा बचा? मंगल देख लिया, बुध देख लिया, गुरु देख लिया, शनि देख लिया, सूर्य देख लिया, शुक्र और भी देख चंद्र, लिया। चंद्र देख चंद्र बाकी है। सर। हाँ, चंद्र चंद्र है वो 2 नंबर की राशि में उच्च का होता है, पर यहाँ वृश्चिक राशि में नीच का होता है। ओके, राहु केतु की भी बात कर देते। राहु है वो 3 नंबर की राशि में उच्च का होता है। ओके, जेमिनी में उच्च का होता है, जबकि यहाँ सेजिटेरियस में नीच का होता है। सर नमस्ते। नमस्ते। और केतु है, केतु है वो यहाँ राहु का उल्टा है, वो ये 9 नंबर की राशि में उच्च का होता है और 3 नंबर की राशि में नीच का होता है। ओके, सर, सर ये होता है यानी ये जब आते हैं तब ये नीच के हो जाते हैं या उच्च के हो जाते हैं, ऐसा बोलते हो ना आप, या परमानेंट रहता ही है इसमें? नहीं, जब इनकी मतलब कुंडली में जब घूमते घूमते जब ये राशि में आएंगे तब। ओके, अगर राशि में आए। परमानेंट रहते तो फिर सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होता ना, सबकी लाइफ में। हाँ, तो पूरी सबकी लाइफ लाइफ, प्रॉब्लम रहती है, पूरी लाइफ प्रॉब्लम में तो रहती सबकी है अगर कुंडली नीच। में आता ना नीच का, हाँ तो हाँ परमानेंट हाँ। नहीं रहते। ओके, जैसे कि हम अभी देखते हैं कि
इसी टाइम प्लैनेट की हर प्लैनेट की कंडीशन क्या है वो मैं अभी दिखाता हूँ, चलो आपको। सर हर एक प्लेनेट एक जगह उच्च का है, एक जगह नीच का है। हाँ, बाकी के 10 घरों में क्या क्या है उनका? वहाँ बाकी के 10 घरों में ऐसा है, कुछ राशियां उनके घर उनकी खुद की है ना, तो वहाँ वो अपने घर के मालिक है, और बाकी की जो है वो उसे हम ऐसा कह सकते कि वो अपने दोस्त का घर है, या अपने दोस्त की राशि है, या अपने दुश्मन की राशि है, बस। नहीं तो वहां कैसे देखेंगे? जैसे सन है, अगर वो फर्स्ट हाउस में उच्च का है और 7th में नीच का है, ऐसा ही तो है ना? फिर तो फिर वो सेकंड थर्ड में क्या देखेंगे उसका? कैसे वहाँ मतलब? वहाँ आगे आपको देखेंगे हम, मतलब अभी वो आप नहीं समझ पाओगे। अच्छा, ओके, तो अभी ये कंडीशन ये है, इस तरह की है। अभी 7 नंबर की राशि में केतु है, 11 नंबर की राशि में शनि है, सूर्य है, बुध है, 12 नंबर की राशि में शुक्र और गुरु दोनों है, मतलब कि शुक्र है वो अभी उच्च का है। अभी मैंने कहा ना कि शुक्र 12 नंबर की राशि में उच्च का होता है। समझ रहे हो? ये सर यानी 12 नंबर की राशि यानी जिनकी राशि ये होती है उनके लिए अभी शुक्र अच्छा है, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं, 12 नंबर की राशि यानी मीन हुई ना? मान लो कि अभी किसी का जन्म हुआ ना, तो उसकी कुंडली में शुक्र है वो उच्च का होकर आएगा, मतलब ये अभी की टाइम की कुंडली है, मतलब तो अभी किसी अच्छा किसी का भी जन्म होगा ना, तो उसका शुक्र है वो उच्च का होकर निकलेगा। अच्छा, आज जो इसका जन्म आया हुआ है उसका हम्म, शुक्र उच्च का होगा। ओके। ओके। और देखो, चंद्र भी 2 नंबर की राशि में है, मतलब चंद्र भी उच्च का है। हम्म ओके, तो पर अभी हमें हम देखते हैं कि ये कुंडली में अभी कोई भी प्लैनेट है वो नीच का नहीं है। ओके, हम्म हम्म 2 प्लैनेट है वो उच्च के हैं, लेकिन कोई भी प्लैनेट है वो नीच के नहीं है। तो हमें हम्म हाउस नहीं देखना है, हमें सूर्य राशि देखनी है। हाउस भी देखना है, बट अभी अभी हमारा जो टॉपिक है वो उच्च और नीच को समझाने का है, आगे हम देखेंगे। नहीं नहीं, मैं उच्च नीच की बात कर रहा हूँ। मतलब हम जब उच्च नीच देखेंगे प्लेनेट, तो वो राशि के उससे देखेंगे, कौन से हाउस में राशि, है उससे उससे नहीं देखेंगे। हाँ, राशि से देखेंगे, क्योंकि 12 नंबर की राशि है ना, उसमें शुक्र है, वो 8वें घर से नहीं देखेंगे कि 8वें घर में नहीं होता है। हम्म 12 नंबर की राशि में होना चाहिए, चाहे घर कोई भी हो, 1 से लेकर 12वां घर हो, कोई भी घर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो राशि 12 नंबर की राशि में शुक्र होगा, तो हम उसे ऐसा कहेंगे कि ये उच्च का है, शुक्र है वो। अच्छा, और ये भी कहेंगे, यहाँ हम इसको इस तरह से बोलेंगे कि शुक्र है वो 8वें घर में उच्च का है, हम ऐसा बोलेंगे। समझ रहे हैं? सिर्फ इस कुंडली के लिए फिर। हाँ, ये कुंडली के हाँ, लिए हम ऐसा कहेंगे कि ये जो नेटिव है, ये जो यजमान है, उसकी कुंडली में शुक्र है वो 8वें घर में उच्च का होकर बैठा है। अच्छा, ठीक है, ओके। ज्योतिष जो पंडित होते हैं ना, वो ऐसी भाषा में बोलते हैं। गुरु है वो 8वें घर में अपनी ही राशि में विराजमान है। यह गुरु देखो अपनी ही राशि में है, 12 नंबर की हम्म राशि है, उसकी राशि होती है गुरु की। हम्म ओके, 9वां घर क्या होता है? भाग्य का घर होता है, तो भाग्य के घर में राहु बैठा है, तो पंडित जी ऐसे बोलेंगे कि राहु है वो भाग्य के घर में विराजमान है। ओके, हम्म। तो राहु भाग्य के घर में होता है तो वो अच्छा नहीं रहता है ना सर? हाँ, वो अच्छा नहीं है। ठीक है, बट वो आ, हाँ, मतलब कि ये सारी चीजें तो अभी बहुत अभी आगे आएगी। ओके, हम्म आज तो हमें जो उच्च का प्लैनेट है, नीच का प्लैनेट है, और प्लैनेट की जो दृष्टियां है, हम्म उतने टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। ओके, और आज हमारा जो लास्ट डे है। ओके, कल से अगर ज्वाइन करना है तो फिर आपको पे करके ज्वाइन करना पड़ेगा। आज
फ्री क्लास हमारा लास्ट क्लास है। ओके जैसे कि मैंने कहा था पहले 5 दिन फ्री है। ओके तो सर ये डिग्री डिग्री के लिए क्या लिखा हुआ है, जो ये डिग्री लिखे हुए हैं सारी? ऐसा है कि सूर्य है ना, वो ये राशि की जो 10 डिग्री है ना, वहाँ जो उच्च का होता है, लेकिन जो उच्च का जो सबसे मतलब वहाँ पीक होती है उसकी उच्चता की, वो उतने डिग्री पर होती है। मतलब कि मान लो कि सूर्य है वो मेष राशि में 10 डिग्री पर जाएगा ना, तब वो एकदम अपने उच्चता की पीक पर होगा, शिखर पर होगा, ऐसा। ओके 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 सर। उसी तरह आप डिपेस्ट डेबिलिएशन डिग्री भी है। ओके नीचता का भी शिखर है। ओके तो वो भी आप 10 देखो डिग्री है। हाँ, तो मतलब कि जो वहां जो डिग्री होगी ना, वहां यही डिग्री होगी, क्योंकि क्यों एग्जैक्ट आमने सामने ही होते हैं। तो एग्जैक्ट आमने सामने कब आएगा, उसका अगर 10 डिग्री है तो उसका एग्जैक्ट जो ऑपोजिट है वो भी सामने वाली की राशि की वही डिग्री होगी, तभी ऑपोजिट होगा ना एग्जैक्ट। ओके तो यही है कि सर हर प्लैनेट सर डिग्री से क्या हाउस भी बदल जाते हैं? अगर डिग्री थोड़ी अप डाउन हो तो डिग्री हाउस बदल जाते हैं? हाँ, वो चलित कुंडली है वो बदल जाती है, लेकिन वो जो कुंडली है वो नहीं बदलती। हमने मतलब अभी जो हमने कुंडली देखी वो नहीं बदलती है, वो जी डिग्री चेंज होने से नहीं बदलती है। बट चलित एक दूसरा चार्ट भी होता है, चलित कुंडली। ओके नहीं वो नहीं आप सर, मैंने हाथ से बनवाई है तो उसमें चंद्रमा सेकंड हाउस में था लैपटॉप पे, और जब मैंने उसमें देखा हाथ से बनी हुई तो वो थर्ड हाउस में चला गया चंद्रमा। ऐसा नहीं ये होता है, मतलब कि अलग से। ये वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि वो कुंडली है वो चलित कुंडली होगी और वो उस तरह की होगी तो ऐसा हो सकता है। अदरवाइज आप किसी भी तरह से बनाओ, हाउस कभी चेंज नहीं होना चाहिए। बट हाँ, मान लो कि और वहां जो बनाई थी वो नॉर्मल होगी और यहाँ जो बनाई वो चलित कुंडली होगी, तो ऐसा हो सकता नहीं है। नहीं सर, मेन कुंडली बनवाई है मैंने, तो उन्होंने सेकंड हाउस से थर्ड हाउस में कर दिया और कहा कि डिग्री चेंज हो गई इसलिए थर्ड हाउस में आ गया शनि के साथ चंद्रमा, ऐसा बोला उन्होंने। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसको उन्होंने कुछ गलती की होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब जो हमारी कंप्यूटर की कुंडली होती है वो सही होती है, जो कंप्यूटर से निकालते हैं हम लोग? हाँ ऑफ कोर्स। हाँ मतलब मान लो कि आपका टाइम ऐसा ही हो कि मान लो कि आप ऐसे आपका बर्थ ऐसे टाइम पे हुआ हो कि 1 मिनट के बाद कोई प्लेनेट की अगर डिग्री चेंज होने वाली होती हो, तो मान लो कि तो अलग अलग सॉफ्टवेयर में वो फिर अलग अलग घर में चल वो बदल सकता है, क्योंकि एक ही मिनट में। ओके तो क्यों नहीं क्योंकि सर, और सब जगह मैंने ट्राई किया, सब जगह वही सेम कुंडली आ रही है, 18 साल से वही थी। अभी मैरिज के पर्पज से मैंने कुंडली बनवाई तो देखा तो उसके अंदर उन्होंने सेकंड से थर्ड हाउस में पहुंचा दिया चंद्रमा को, वो गलत है पर कुंडली फिर। आप देखो ना। नहीं नहीं, आप एक बार कल यहाँ मैं आपको कुंडली बना सिखाऊंगा। ओके अभी ये क्लास के एंड में, आज के क्लास के एंड में, फिर जी आप जी अपनी तरह से बनाइए, अपनी तरह से बनाओ आप कुंडली ओके सॉफ्टवेयर में कोई भी, और आप देखिए कि कौन सा क्या आता है। ओके બધું થઈને सर, ओके थैंक यू सर। 750 ओके આખો કોમ્બો હતો 750 ફેસ વોશ ને બે ડે ક્રીમ નાઇટ ક્રીમ ओके चलो, अभी आप बात कर रहे हो तो म्यूट करके बात करो। ओके तो ये है एक्सल्टेशन एंड डेबिलेशन। ओके ये आप पढ़ लेना। ओके आप ये पढ़ोगे, मैंने ये नोट्स आपको भेजी ही है। ओके अभी उसके बाद है रेट्रोग्रेड प्लैनेट। ओके एक्चुअली रेट्रोग्रेड प्लैनेट मतलब हमारी ओके हमारी पृथ्वी से हमें ऐसा लगता है कि ये प्लैनेट है वो पीछे जा रहा है, एक्चुअली में वो पीछे नहीं जा रहा होता है।
बट हमें ऐसा लगता है कि वो पीछे जा रहा है। मान लो कि अ, अ, हम एक बस में बैठे हैं और बाजू वाली बस है एक, ओके, और दोनों बस साथ में जा रही है, तो हमें क्या लगेगा? तो सामने वाले बस में जो भी बैठे हैं वो हमें एकदम स्थिर दिखाई देंगे क्योंकि स्पीड दोनों की सेम है। बट मान लो कि सामने वाली बस अगर धीमी हो गई, ओके, तो वो बस है वो हमें क्या दिखाई देगी? वो पीछे जा रही हो, ऐसे पीछे हो जाएगी हमारे से। ओके, तो हमें क्या लगेगा कि वो पीछे जा रही है, ऐसा हमें फील होगा। ओके, बट एक्चुअली में वो बस है वो पीछे नहीं जा रही है, वो तो आगे ही आ रही है, पर हमारी स्पीड से उसकी स्पीड कम होने की वजह से हमें क्या लगेगा कि वो पीछे जा रही है। ओके, बट अपने अपने रास्ते पर तो वो आगे ही जा रही है, समझ रहे हो? तो इसी तरह प्लैनेट में भी ऐसा होता है, ओके, कि हर प्लैनेट की जब स्पीड कभी कभी कम ज्यादा होने की वजह से, ओके, कुछ प्लैनेट हमें ऐसा लगता है कि ये पीछे जा रहे हैं, बट एक्चुअली वो पीछे नहीं जा रहे हैं, वो तो अपनी ओके आगे ही जा रहे हैं। ओके, बट हमें यहाँ से ऐसा लगता है कि वो पीछे जा रहे हैं, बट तो भी ऐसी कंडीशन में भी, ओके, इस वो प्लैनेट है वो रेट्रोग्रेड कहा जाता है और उसकी इफेक्ट अलग ही तरह से आती है। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं? वक्री वक्री प्लैनेट कहते हैं, वक्री ग्रह। समझ रहे हो? और तो नॉर्मल तो जो नॉर्मल होते हैं उसे क्या कहते हैं? मार्गी प्लैनेट। ओके, और इस तरह से अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? वक्री वक्री प्लैनेट कहते हैं, वक्री ग्रह। ओके, तो ऐसे प्लैनेट की इफेक्ट क्या आएगी? ओके, तो ऐसे प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में है तो वो प्लैनेट रिलेटेड चीजें हैं वो आपकी लाइफ में स्लोली स्लोली होगी। ओके, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड कम है। समझ रहे हो? तो वो प्लैनेट रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं ना उसमें आपको ज्यादा टाइम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि जुपिटर अगर किसी का रेट्रोग्रेड है, तो जुपिटर क्या है? नॉलेज का है, ज्ञान का है, समझदारी का है। ओके, तो उसे कोई भी सब्जेक्ट समझने में उसे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। जिनका गुरु है वो नॉर्मल है, उससे उनको ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, उसको जो चीज जनरली 1 घंटे में समझ जानी चाहिए वो उसे कम से कम 2 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा उसे समझने में। अंडरस्टूड? तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट का जो कंसेप्ट है वो आप समझ गए, समझे? ओके, ओके, मैं एक मिनट का ब्रेक लेता हूँ। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हर प्लैनेट के फ्रेंड कौन है, एनिमी कौन है, और न्यूट्रल प्लैनेट कौन है। ओके, सर आपने ये पीडीएफ भेजा हुआ है ना? हाँ, भेजा हुआ है। ओके, मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, उससे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले ये चीज देख लेना है कि कौन कौन से बेनिफिक प्लैनेट है और मैलेफिक प्लैनेट है। ओके, बेनिफिक प्लैनेट मतलब वो जनरली अच्छा करते हैं। ओके, और मैलेफिक प्लैनेट मतलब वो जनरली बुरे रिजल्ट देते हैं। जो बेनिफिक प्लैनेट है जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी और मून, और मैलेफिक प्लैनेट है राहु, केतु, सैटर्न, मार्स एंड सन। ओके, उसमें सन है, उसको इतना मैलेफिक नहीं मानेंगे, लेकिन राहु, केतु, सैटर्न, मार्स ये बहुत ही मैलेफिक प्लैनेट है। ओके, मतलब कि ये जहां सर भी होंगे। मेलिफिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैलेफिक को क्या बोलेंगे हिंदी में? वो मैंने पूछी थी मार्केश और भाग्येश, वो है क्या? अनऑस्पिशियस। क्या? हाँ, मैलिफिक मतलब हानिकारक, हानिकारक। ओके, मतलब सर वो अच्छे प्लेस पे बैठे होंगे तो भी हानिकारक है? हाँ हाँ हाँ, मतलब अब अगर वो अपनी राशि में ना हो तो जनरली अच्छे बुरा ही करेंगे। अगर अपनी राशि में है तो अच्छा करेंगे, अदरवाइज बुरा ही करेंगे। पर तो भी अपनी राशि में होते हुए भी वो थोड़ा तो बुरा करेंगे ही करेंगे, मतलब। ओके, फॉर एग्जाम्पल सैटर्न है, वो मान लो कि 7वें घर में है, अपनी ही राशि में है, तो भी वो शादी है लेट कराएगा। ओके, लेट कराएगा शादी। शादी है वो अच्छी तरह से चलने नहीं चलेगी तो सही है, बट शादी से जो शादी का हमारा जो मोटिव होता है वो क्या होता है, खुशी, वो सब नहीं मिलेगी। अंडरस्टूड? हाँ सर। ओके, तो वो है मतलब कि अगर मान लो कि मंगल भी है, मंगल भी 7वें घर में अपने घर में है। ओके, तो मंगल जैसे शनि से थोड़ा कम वो है, मैलेफिक है। ओके, सबसे ज्यादा मैलेफिक अगर है ना, तो पहले नंबर पे राहु है, दूसरे नंबर पे सैटर्न है, तीसरे नंबर पर केतु है, चौथे नंबर पर मार्स है। ओके, तो मार्स का क्या काम है? झगड़े करवाना। ओके, वैसे अदरवाइज अदरवाइज अच्छा होगा, बट झगड़े बहुत होंगे बार बार। ओके, तो ये है। ओके, अभी नक्षत्र का पढ़ लेना। जैसे हमने राशियां देखी थी ना, ओके, उसी तरह आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है। हाँ। मेरा जन्म नक्षत्र ये है। तो वो कैसा डिसाइड होता है? जब हमारा जन्म होता है तब चंद्र कौन से नक्षत्र में है उसे हमारा जन्म नक्षत्र बोलते हैं। जैसे कि मेरे फॉर एग्जाम्पल मेरा जन्म है, मेरे जन्म के टाइम, बर्थ टाइम पर, ओके, चंद्र था वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में था, तो मेरा जन्म नक्षत्र है वो उत्तरा फाल्गुनी हुआ। ओके, तो वो जो नक्षत्र होता है ना, उसका जो स्वामी होता है, उसका स्वामी है सूर्य है। मतलब मेरा जो जन्म नक्षत्र है उसका स्वामी सूर्य है। तो ये प्लैनेट जो एस्ट्रोलॉजी कुंडली, एस्ट्रोलॉजी देखने का जो सबसे, जो उसे कहते हैं ना बेस, जो आधार है, वो क्या है? वही है कि इतने प्लैनेट है ना, वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए तो आपकी लाइफ में ज्यादा
आप लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम आए उससे आप लड़ लोगे। कितने प्लैनेट आपके स्ट्रांग होने चाहिए? पहला आपका जो पहला घर है, जिसे हम क्या कहते हैं, लग्न राशि जिसे कहते हैं। लग्न राशि मतलब हमारी कुंडली में जो पहला घर होता है उसे लग्न राशि कहते हैं। उसका स्वामी वो स्ट्रांग होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, लग्नेश कहते हैं। पहले घर के स्वामी को क्या कहते हैं? लग्नेश कहते हैं। ओके। और अगर उसमें मंगल और ये बैठे हुए हों, राहु केतु मंगल, मैं यहाँ उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, अब थोड़ा समझो। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले घर का स्वामी जो हो ना वो, ओके। फिर पहा पहले घर में राहु है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका स्वामी है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। तो सबसे पहले क्या है, लग्नेश है वो स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा आपका जो चंद्र चंद्र जो राशि में बैठा है ना, वो उसका स्वामी स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, मतलब चंद्र का जो चंद्र राशि वाला जो स्वामी है, चंद्र राशि का स्वामी वो स्ट्रांग होना चाहिए। और तीसरा जो आपका जन्म नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र का जो स्वामी है, ओके, वो स्ट्रांग होना चाहिए। ये तीनों प्लेनेट आपके स्ट्रांग होने चाहिए। जन्म नक्षत्र का स्वामी, ये तीन प्लेनेट आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सन बनोगे। ओके। फॉर एग्जाम्पल, ओके, मेरे पहले घर का स्वामी सूर्य है। ओके, क्योंकि पहला घर मेरा कौन सा है, सी राशि है पहला घर। ओके। उसके बाद चंद्र राशि मेरी कन्या है, तो कन्या का स्वामी कौन हुआ, बुध हुआ, तो बुध मेरा स्ट्रांग होना चाहिए। फिर जन्म नक्षत्र मेरा उत्तर फाल्गुनी है, तो उत्तर फाल्गुनी का स्वामी सूर्य है। ओके, तो फिर से यहाँ भी सूर्य आया, मतलब कि मेरे सूर्य और बुध ये दोनों प्लैनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये दोनों स्ट्रांग होने चाहिए। ओके, कुंडली जब देखते हो तो सबसे पहले यही देखना है। अगर ये नहीं है, ओके, तो ये पर्सन है वो जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो उसके सामने वो लड़ नहीं पाएगा आसानी से। ओके। तो अभी हमारा नया टॉपिक है एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट। ओके, तो हर प्लैनेट है ना, सन, मून, मर्क्यूरी, विनस, ये प्लैनेट है, उसको 7th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। गुरु है वो गुरु के पास 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। मंगल के पास यहाँ गलती हो गई, हाँ, मंगल के पास, सॉरी, 4ठी, 7वीं और 8वीं दृष्टि आएगी, 6ठी नहीं आएगी, गलती हो गई है, टाइपिंग एरर हुई है। ओके, मंगल की जो दृष्टि है ना वो 4, 7, 8 आएगी। ओके, फिर शनि की जो दृष्टि है वो 3री, 7वीं और 10वीं है। और राहु केतु के पास भी दृष्टि है 5वीं, 7वीं और 9वीं। अभी दृष्टि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहाँ से देखते हैं, उसके लिए मुझे कुंडली दिखानी पड़ेगी, आपको डेमो कुंडली दिखानी पड़ेगी। ओके, तो
मान लो कि हमें राहु की दृष्टि देखनी है। ओके, राहु की कौन कौन सी दृष्टि होती है? 5वीं, 7वीं और 9वीं। ओके, तो हमें यहाँ से ये अभी मैंने क्या कहा था कि हमें घर किस तरह से देखना है? एंटी क्लॉकवाइज देखना है, मतलब कि इस तरह घर जाएंगे आगे। ओके, तो हमें राहु से 5वां घर गिनना है। तो राहु जो प्लेनेट जहां बैठा है ना, उसको हमें पहला घर बना लेना है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। मतलब कि राहु की जो दृष्टि है वो इस पर्सन की जो कुंडली है, इस पर्सन की कुंडली में बुध और शुक्र के घर पे, शुक्र पर पड़ रही है और कुंडली के 9वें घर में पड़ रही है। राहु से यहाँ 5वां घर है, लेकिन कुंडली का कौन सा घर है? 9वां घर है। समझ रहे हो? ओके, फिर यहाँ से हम 7वां घर गिनेंगे। तो ये छठा बना, यहाँ 7वां, मतलब कि कुंडली के 11वें घर पे राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। ये 8 और ये 9, मतलब पहले घर पे राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। समझ में आया? ओके, तो जो प्लैनेट जहां बैठा है ना, वहां से ही हमें कैलकुलेट करना है। ओके, अब मान लो कि मंगल की कौन कौन सी दृष्टि होती है? 4, 7, 8। ओके, तो हम मंगल के घर से हम पहला देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, तो मंगल की दृष्टि क्या पड़ रही है? गुरु पर पड़ रही है, चंद्र पर पड़ रही है और सूर्य पर पड़ रही है। ओके, फिर यहाँ से 5वां, छठा और 7वां पहले घर पे पड़ रही है, और ये 8वां और दूसरे घर पे पड़ रही है। समझ में आया? उसी तरह सैटर्न की दृष्टि कौन कौन सी होती है? 3, 7, 8। ओके, तो यहाँ शनि है, वो पहला घर, यहाँ दूसरा और तीसरा। ओके, तो यहाँ छठे घर पे पड़ रही है। चौथा घर ये बनेगा, 5वां, छठा, 7वां 10वें घर पे पड़ रही है। 8वां सॉरी, शनि की 10वीं दृष्टि होती है। तो ये 9वां घर बना और ये 10वां। ओके, तो माने शनि है वो कहाँ दृष्टि डाल रहा है? छठे घर पे, 10वें घर पे और पहले घर पे। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आया दृष्टि कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ सर, समझा। समझा ना? ओके ओके, सर ये दृष्टि क्यों देखे जाती? वहां मान लो कि शनि की जहां दृष्टि पड़ेगी वहां वो बुरा करेगा, वो घर का भी बुरा होगा। मंगल की जहां दृष्टि पड़ेगी वो भी बुरा होगा। तो गुरु की दृष्टि अच्छी होती है, गुरु की दृष्टि जहां पड़ेगी वहां वो अच्छा करेगा, ऐसा इसीलिए देखी जाती है। सिर्फ गुरु की दृष्टि है वही अच्छा करेगी, बाकी राहु केतु सैटर्न और मंगल की दृष्टि या जहां जहां पड़ेगी, ओके, वो घर का बुरा होगा। तो सर वो रेट्रोगेट करेंगे तब मतलब होगा? फिक्स है, क्या बोल रहे हो? ये ग्रह फिक्स है जहाँ पे दृष्टि पड़ेगी। हाँ, वो फिक्स है, लेकिन वो हर कुंडली में ये फिक्स नहीं होता है कि मंगल यही घर में आएगा। वो फिक्स है कि वो अपने घर से ये घर पे दृष्टि डालेगा, वो फिक्स है। अच्छा, हाँ, मतलब नंबर वाला ग्रह फिक्स है कि 3, 4, 8 जो भी हैं वो फिक्स है। नहीं, वो फिक्स है कि वो शनि है वो तीसरे घर पे दृष्टि डालेगा, वो फिक्स है। ऐसा फिक्स नहीं है हाँ। कि शनि है वो हर कुंडली में, या जैसे चौथे घर में आया है तो हर की कुंडली, सबकी कुंडली में चौथे घर में ही आएगा, वो फिक्स नहीं है, ऐसा बोलता हूँ।
देखो ये अलग अलग कुंडली है। ये 22 जून, ये मेरे क्लाइंट की है 22 जून 1990 की एक कुंडली है। ओके, यहाँ देखो टाइम दिखा है, आपको दिख रहा है? ओके, ये है देखो। यस सर। ओके, इसी तरह मैं दूसरी कुंडली निकालता हूँ। ओके, ये देखो 29 जनवरी 2008 की कुंडली है। तो उस वो कुंडली में शनि था, वो चौथे घर में था, याद हो? चौथे घर में मंगल आ गया। ओके, शनि है वो छठे घर में चला गया। ओके, तो सबकी कुंडली में हर प्लैनेट है वो हर जगह अलग अलग होगा, लेकिन वहां से हमें उसकी दृष्टि है वो उसी तरह से कैलकुलेट करनी है कि भाई ये घर से तीसरे घर में है शनि की दृष्टि। ओके, ओके, तो आज का सेशन यही तक। अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बट और कल से अगर क्लास को अटेंड करना है, ओके, कल से मतलब लिंक आएगी नहीं अक्कल के ग्रुप में, और कल से पेड वाले ग्रुप में ही लिंक आएगी। ओके, ओके सर। वो हमारे जो फ्री क्लास थे वो आज पूरे हुए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सही, दृष्टि देखने का मतलब समझ नहीं आया। दृष्टि क्यों देखी जाती है? मैंने बोला तो सर कि जहाँ पड़ेगी वो घर का पूरा होगा। मान लो कि शनि है वो चौथे घर में है, जैसे कि अभी मैंने एक कुंडली दिखाई उसमें ऐसा ही हाँ था ना, हाँ। चौथे घर में था, लेकिन वहां से उसके पहले घर पे दृष्टि आ रही थी, तो पहले घर का भी पूरा करेगा वो। सर ओके, इसीलिए अगर देखी जाती। अगर राहु 12वें घर में है और केतु जैसे इसमें छठे घर में है, तो क्या होता है उसका मीनिंग? देखना पड़ेगा साथ में कौन सी राशि में है वो सब देखना पड़ता है, ऐसा नहीं सिर्फ घर से नहीं होता है। अच्छा, मेरे घर में 6 लोगों की कुंडली में राहु या तो 11वें घर में है या 12वें घर में है। 12वें घर में राहु है ना, तो जनरल तो वो है कि उनको नींद नहीं आया, नींद आने में प्रॉब्लम होगी, फिर नींद आसानी से आएगी नहीं ऐसे लोगों को 12वें घर में अगर राहु है तो। लेकिन सबकी कुंडली में ही 12वें घर में बैठा है। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं। ओके, हो सकता है। ओके, ओके, सबकी, लेकिन राशियां सबकी अलग अलग होगी, देखना। हाँ, राशियां तो अलग अलग हैं लेकिन हाउस फिक्स है। हाउस फिक्स है लेकिन राशियां अलग अलग होगी। हम्म। इसमें नेपच्यून और यूरेनस का तो कोई रोल नहीं है ना, ये तो ऐसे ही है ना? हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसको हम कंसीडर नहीं करते। करते नहीं है, हाँ ठीक है सर, ये नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस को नहीं कंसीडर नहीं करते। करते, हाँ। ओके, हम्म। ओके, ओके सर। ओके, तो आज की क्लास को मैं क्लोज करता हूँ, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है तो। ओके, और किसी को अगर कंटिन्यू करता है तो मुझे कंटिन्यू करना है तो मुझे कर सकते हैं। ओके, कांटेक्ट कर सकते हैं कल से। ओके, चलो, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर।